आपका यमुना न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम आपसे 4 प्रमुख खबरें जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की हैं, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। ये जो चारों खबरें हैं, ये आज जो है पूरे दिन भर सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया में छाई रही। तो इस विषय में आप लोगों तक अपनी बात हम पहुंचाना चाहते थे, जिससे कि आपको हमारे व्यूअर्स को इस बारे में पता लग सके कि असल में ये खबरें कितना इम्पैक्ट और कितना प्रभावशाली बनी हुई है। दोस्तों, सबसे पहली खबर है हमारी आज की, वो है यूक्रेन और रशिया वॉर से रिलेटेड है। रशिया, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, इन्वेजन कर दिया था। तो उस इन्वेजन के क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं और युद्ध जो हुआ है वो किस स्थिति में और उनके कारणों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा इस पर कर लेते हैं। तो देखिए, बात इस तरीके से हुई है कि रशिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी दिनों से तनातनी चल रही थी। यूक्रेन, जैसा आपको पता ही है, यूक्रेन रशिया का ही पार्ट हुआ करता, यूएसएसआर का पार्ट हुआ था 1991 तक। और उसके बाद से जब रशिया का विखंडन हुआ तो यूक्रेन भी एक अलग देश के रूप में सामने आया। तो रशिया का जो मानना है इस विषय पर कि वो कहता है कि हमारा जो दुश्मन है वो पूरा नाटो समुदाय है, जिसमें कि यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज पूरी की पूरी है, और वो हमारा दुश्मन है। तो हमें उससे खतरा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि यूक्रेन जो है कभी नाटो का हिस्सा बने, ना ही वो उसको यूरोप का हिस्सा बनना देना चाहता है। तो इसको देखते हुए जब बार बार ये चीज़ निकल कर आई सामने कि यूक्रेन इंटरेस्टेड है नाटो में जुड़ने के लिए, और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका भी बार बार उसको उकसा रहा है कि आप इसमें हमारे साथ मिलिए और हम आपकी सुरक्षा भी करेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में ये है कि रशिया बार बार इस चीज़ को कह रहा है कि यूक्रेन को कि आप नाटो के साथ ना जुड़ें, जिसकी वजह से हम आपको समझते हैं कि आपके माध्यम से ये देश हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो लेकिन यूक्रेन इस बात को किसी तरह से मानने से इनकार कर रहा है और बार बार प्रो यूएसए या प्रो नाटो, प्रो यूरोपियन बातें करता रहता है, कमेंट करता रहता था। तो उसी कड़ी में अब धीरे धीरे करके स्थिति ये आ गई है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, और उनको ये चेताने के लिए कि आप जो है इस तरह का अपना स्टैंड छोड़िए और प्रो यूएसए या यूरोपियन होने की बजाय एक प्रो रशिया कंट्री आप रहें। लेकिन यूक्रेन इस चीज़ को मानने से इनकार करता है। तो जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। तो अभी स्थिति ये है कि काफ़ी 3 जगह से अटैक किया है। बेलारूस की साइड से अटैक किया गया है, रशियन साइड से अटैक किया गया है, और क्रीमिया और साउथ ब्लैक सी की तरफ से भी अटैक किया गया है। तो उस अटैक का ये है कि शुरुआती एडवांसमेंट तो रशिया ने ली है, ज़रूर ली है, और उन्होंने ये भी सोचा है था, रशियन से जो सामने निकल के आ रहा है, कि वो जल्दी ही जो यूक्रेन की राजधानी कीव पे कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने मैसिव अटैक किया, एयर स्ट्राइक्स किए। लेकिन अभी जो स्थिति वर्तमान में है वो ये है कि ऑन ग्राउंड जो बूट्स में अगर बात करें तो रशिया की आर्मी को काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टी हो रही है, नुकसान हो रहा है। आर्मी के व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स वगैरह का काफ़ी नुकसान हुआ है, और सैनिकों के काफ़ी हताहत होने की खबर है। इससे पता चलता है कि यूक्रेन ने ऑन ग्राउंड पे तैयारी कर रखी थी। 3 दिन में अभी तक जो रशिया का मानना था कि वो कीव पे अटैक करके उसको कब्जे में ले लेगा और वहाँ पे प्रो रशियन गवर्नमेंट को बिठाएगा, वो अभी तक साकार नहीं हो पाया है। तो रशिया में तो अब अंदरूनी भी थोड़ी सी ये दिक्कत होने लगी है, लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं कि वॉर ना किया जाए, और साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रशिया को आर्थिक रूप से भी और कूटनीतिक रूप से भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है इस मामले में। अभी तक का जो ये स्टैंड ही है, और साथ में यूक्रेन ग्राउंड पे डटा हुआ है, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी, आज जर्मनी ने, फ्रांस ने और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी उनको मिलिट्री सप्लाई देनी चालू की है, फाइनेंशियल हेल्प देनी चालू की है।
अमेरिका ने भी फाइनेंशियल हेल्प देनी और साथ साथ कुछ मिसाइली गाइडेड मिसाइली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और कुछ और भी जो सैनिक साजो सामान है वो शुरू कर दिया है। तो इससे पता चल रहा है कि अभी ऑन ग्राउंड पे यूक्रेन कोई हारा नहीं है और मजबूत स्थिति में खड़ा है, और जल्दी ही इसका जो यूरोपियन मदद जब पहुंचेगी तो उसके बाद देखना ये होगा कि ये युद्ध किस रुख को पकड़ता है और क्या इसका नतीजा होता है। इस बारे में हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे इस विषय पर। जो दूसरी खबर है कि इसी से रिलेटेड है कि भारतीय जो वहाँ पे यूक्रेन में हैं उनके लिए भारत सरकार का क्या स्टैंड है। लगातार कुछ दिनों से बातें चल रही थी कि बहुत लोग वहाँ पे हमारे हैं जो कि स्टडी करने के लिए गए हुए थे, मेडिकल एजुकेशन के लिए थे, और कुछ और भी जो लोग थे कि वहाँ पे जो काम कर रहे थे। तो अब स्थिति ये है कि भारत सरकार ने इस पे पहल भी की है कि, और रशिया के प्रेसिडेंट से भी बात हुई है और आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात हुई है, और हमने काफ़ी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखा कि जिसमें कि बहुत सारे लोग अब बसेस में के बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, आर्मेनिया के बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, और साथ में मतलब ये लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से अब उन स्टूडेंट्स के साथ है, और काफ़ी स्टूडेंट्स मुंबई फ्लाइट से पहुंच भी चुके हैं, और जो कि सिलसिला भी लगातार जारी है। तो भारत सरकार अभी इसमें बहुत अच्छी पहल कर रही है। कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से जो इंडिया का स्टैंड हमने कल देखा इसमें कि इंडिया ने एब्सटेन करने का डिसीजन लिया यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। चाइना ने एब्सटेन करने की कोशिश किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और इस बारे में भारत का स्टैंड को प्रो रशिया बता रही है। तो देखो अभी ये तो सरकार का अपना निर्णय है कि किस तरफ जाते हैं। अगर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखा जाए, अपना नज़रिया हमारा ये है कि तो यूक्रेन का साथ देना चाहिए यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन को भी जब अगर किसी देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा है तो उसको भी मतलब उस जिद और हठ धर्मिता को के बारे में सोचना चाहिए। और दोनों साइड से इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो इंडिया ने इसके ऊपर एक हिस्टोरिकली जो स्टैंड लेना चाहिए था। और रशिया का भी जो हमारे जो मुद्दे हैं कश्मीर का या चाइना के साथ डिस्प्यूट के बारे में जिस हिसाब से स्टैंड लिया या जो भी सहायता की, उसको देखते हुए ये लगता है कि शायद इंडिया ने इस डिसीजन को एक बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया गया है, और जैसे सरकार चाहेगी वो उसमें आगे कदम बढ़ेगा, हम आप तक उसकी जानकारी लेके आते रहेंगे। तीसरी खबर दोस्तों हमारी है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश जैसे आपको पता है कि विधानसभा सत्र चल रहा था, अभी छुट्टी है अभी 2-3 दिन की, लेकिन चल रहा था। तो और साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन, बड़े और कर्मचारी आंदोलन, इस बारे में खबरें लगातार आ रही है कि शिमला में डटे हुए हैं या रोज़ कोई ना कोई धरना प्रदर्शन या कुछ ना कुछ लगता हुआ आ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि जो सरकार ने सबसे पहले तो इसमें ये किया कि जो भी कर्मचारियों की अगर स्ट्राइक होती है तो उसके ऊपर एक बयान आया है मुख्यमंत्री जी का कि आप अगर स्ट्राइक करोगे या पेन डाउन किसी भी तरह स्ट्राइक करोगे या काम नहीं करोगे तो आपका वेतन काटा जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके ऊपर आज कर्मचारी यूनियंस की तरफ से अलग अलग बयान आए, इसमें का मैं आपको सार इकट्ठा करके बता देता हूँ। तो उनका ये कहना है कि अगर सरकार इसको अगर दबाने की कोशिश करेगी और कर्मचारियों की जायज़ मांगों को नहीं सुनेगी तो वो इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे, और ये राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त बनता जा रहा है। साथ में विपक्ष ने ओल्ड पेंशन मुद्दे पर जिस हिसाब से बयानबाजी की है कि वो सत्ता में आते हैं तो उसको लेके आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का ये आंदोलन, विपक्ष का इसको मुद्दा बनाना सरकार को कठिनाई में ज़रूर डाल रहा है। और आगे देखना है, इसमें भी आगे सत्र अभी बाकी है, बजट भी आना है, 5 तारीख को बजट भी आना है। तो अभी ये मुद्दा किस तरीके से आगे बढ़ता है और इसको क्या मतलब इसका आउटकम निकलते हैं, सरकार इसमें क्या सोचती है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट छोटा अंतिम विषय है वो विषय हमारा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से है, जो जहाँ पर जो है बीते कल एक हाटी जो समुदाय है जो कि एक ट्राइबल एरिया की डिमांड कर रहा है बहुत समय पहले से, जोसार बाबर जो कि ऑलरेडी ट्राइबल एरिया है उसके साथ लगता हुआ पूरा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के बारे में लगातार बहुत वर्षों से लगातार आंदोलन उठ रहे हैं।
लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग नेता भी आए, कोई वादा भी हुआ, चुनावी वादे भी हुए, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस विषय को लेकर। और कहीं ना कहीं एक हाटी जो एक संस्कृति है उसको बचाने के लिए जो मुहिम है, उसको अब बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कि जो कल जो एक शिलाई में एक बैठक हुई जिसको कि खुमली कहा जाता है, उस बैठक में पूरे बहुत बड़े एरिया के पंचायतों से लोग आए, लगभग 100 से ज़्यादा पंचायतों से लोग वहाँ पे एकत्रित हुए। और साथ में वहाँ पे उन राजनेताओं को भी बुलाया गया जो कि इस क्षेत्र का समय समय पर प्रतिनिधित्व करते थे या कर रहे हैं वर्तमान में, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे संसद तक हो। तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास जो खबर आई है, उस हिसाब से 3 प्रमुख लोग और बाकी अन्य नेता उसमें, 4 प्रमुख लोग और 3 अन्य बाकी अन्य नेता उसमें आए। वर्तमान में विधायक ठाकुर हर्षवर्धन चौहान वहाँ पर उपस्थित थे। बलदेव तोमर जो कि पूर्व विधायक भी शिलाई से रहे हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष खाद्य आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश हैं, जयराम ठाकुर के बहुत ही करीब माने जाते हैं। और उसके अलावा रेणुका विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार जी भी उसमें शामिल हुए। और एक प्रमुख नाम जो कि केंद्र में इस पूरे शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि है, सुरेश कश्यप जी, और वर्तमान में भाजपा हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी है सुरेश कश्यप जी, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट हुआ है और इसका इम्पैक्ट, तो इसके ऊपर बहुत सारी खबरें न्यूज़ बनाई गई है अलग अलग चैनल्स और अखबारों के द्वारा। तो इसमें क्या रहा मीटिंग में, जो स्थानीय ग्रामीण और महिलाओं का इसमें बहुत योगदान रहा, युवाओं का बहुत योगदान रहा। इसमें एक मिलीजुली प्रतिक्रिया सी रही। नेताओं को सबसे पहले तो पक्ष विपक्ष के नेताओं को एक मंच पे आना पड़ गया, क्योंकि वो इस मीटिंग का और इस सभा का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला था। इसका प्रभाव आप अगर अंदाज़ा लगाओगे तो पौंटा विधानसभा क्षेत्र, प्रमुख रूप से शिलाई विधानसभा क्षेत्र, पौंटा विधानसभा क्षेत्र, तीसरा आपका जो ये पच्छाद विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर सीधा सीधा इसका असर देखा जाता है। और इस असर की वजह से आप संसदीय चुनाव में भी ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिससे कि इसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसमें जिस हिसाब से भाग लिया तो उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। हर्षवर्धन जी ने अपना पद, अपनी कुर्सी छोड़ने की बात कही, बलदेव तोमर ने भी राजनीति को छोड़ने की बात कही और इस विषय पर लोगों के साथ खड़े रहने की बात कही। कि सुरेश कश्यप जी ने भी अपना बताया कि मैंने संसद में बार बार इस मुद्दे को उठाया है। और भी जो अन्य नेता थे सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखा। लेकिन एक बात निकल के जरूर सामने आई है कि जो हाटी समिति है या हाटी के लोग हैं, वो लोग इन लोग नेताओं की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार उनको ये प्रलोभन मिलते रहे हैं और उनका अपने प्रयासों के बारे में बताते रहे। वर्तमान स्थिति ये है जो बताई गई है कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वहाँ से उसका नोट जा चुका है, कैबिनेट में जा चुका है, और कैबिनेट ने इस बारे में अब आगे निर्णय लेना है कि क्या इसको स्टेटस दिया जाए या ना दिया जाए, जो कुछ भी है। तो अगर देखा जाए वर्तमान भाजपा की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और अगर ये नहीं इस चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेता इसमें कटघरे में खड़े हैं, उनकी जवाबदेही पहली बन रही है। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी को भी जो इसमें बिल्कुल भी ये तवज्जो नहीं दी जा रही है कि आपने बहुत कुछ किया है। तो कांग्रेस के लिए भी कोई मुश्किल इतनी बड़ी बात नहीं है कि बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ से, लेकिन हाँ भाजपा के लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल इसमें है। और अगर इसमें देखा जाए तो हट्टी समिति ने, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपने इनको इस चुनाव से पहले, जो कि विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है इसी वर्ष के अंतिम महीनों में, इस अगर हाटी का क्षेत्र को ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया जाता तो वोट मांगने बिल्कुल ना आए आप यहाँ पे। और जो है बड़ा उग्र उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने पूरे एरिया से निकल के संसद तक इसके बारे में जाने का अपना एक मन बनाया है। तो नेता कहीं ना कहीं इसमें पशोपेश में दिखाई दिए हैं और
ये मुद्दा अगर इसको समिति, आरटी समिति अगर सही इसको गाइडेंस देती है और इस मुहिम को छोड़ती नहीं है या चुनावी कारणों की वजह से छोड़ती नहीं है, तो ये मुद्दा आने वाले चुनाव ही नहीं, ये पूरे क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और जिसके लिए अब हम सभी को देखना होगा कि आगे इसमें क्या स्टेप लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी वाई टीवी की तरफ से आज की प्रमुख खबरें। थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। और इन विषय पर आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। अगर आपका कोई इसमें फीडबैक है या कोई कमेंट है आप करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि बताइए कि हम लोग इसमें आप और किन किन विषयों को आप चाहते हो। और साथ में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। इससे हमारी वीडियोज़ आप तक लगातार पहुँचती रहेगी और आपको हम इसी तरह की अपडेट्स को देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।